Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic we have discussed is factor affecting the rate of enzyme कि हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो एंजाइम के रेट के ऊपर असर करते हैं। तो इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स पढ़े थे, आपको पता है, जिसमें हमने पहले एंजाइम का इंट्रोडक्शन लिया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। एंजाइम का मैंने आपको बताया था कि ये एक्ट करते हैं ऑन सबस्ट्रेट एंड चेंज देम इनटू एन प्रोडक्ट के, और उसे वो प्रोडक्ट के अंदर क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जितना किस्म के भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स में एक्टिवेशन एनर्जी होती है, वो अपनी एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जितने किस्म के भी एंजाइम्स हैं आपके पास, वो तमाम एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं किस चीज़ के अंदर, अपने नेचर के अंदर। मतलब ये कि वो हमेशा एक ख़ास चीज़ के ऊपर एक्ट करते हैं। अगर वो ख़ास इन्वायरमेंट उनको मिलता है तो तभी वो काम करते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट उनको नहीं मिलता तो वो एंजाइम सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते। उसके बाद मैंने एंजाइम्स की आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि एंजाइम की इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसमें आप लोगों ने उसके आपने करैक्टर पढ़ी थी। करैक्टर के अंदर आपने पढ़ा था कि एंजाइम जितना भी हैं वो तमाम एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स होते हैं। फिर उसमें आपने पढ़ा था कि एंजाइम्स के अंदर कोफैक्टर्स होते हैं विच आर नेम्ड एज नॉन प्रोटीन पार्ट, जो उसके वर्क करने के लिए क्या करते हैं, उसकी हेल्प आउट करते हैं। फिर उसमें आपने प्रोस्थेटिक ग्रुप का पढ़ा था, कोएंजाइम। इट्स मीन कि ये तमाम चीज़ें वो है जो हमने पीछे डिस्कस की हुई हैं। तो आज का आपका जो बेसिक टॉपिक है वो ये है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम्स के रेट के ऊपर असर करते हैं। यानी कि एंजाइम का काम तो ये है कि वो रिएक्शन की रफ्तार को तेज करते हैं। तो आपने ये देखना है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कम या ज्यादा होने से एंजाइम की रफ्तार या तो बढ़ सकती है या एंजाइम की रफ्तार कम हो सकती है। तो सबसे पहले जो आपके पास फैक्टर मौजूद है वो आपके पास बेटा टेम्परेचर है। तो आपने याद रखना है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री के ऊपर है तो आप टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते जाएं। तो जैसे आप आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपने याद रखना है कि एंजाइम की रफ्तार भी, एंजाइम की स्पीड भी वैसे इंक्रीज होगी। इट्स मीन दैट कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज देन आल्सो स्पीड ऑफ एंजाइम विल बी इंक्रीज्ड, कि एंजाइम की स्पीड भी क्या होगी, इंक्रीज्ड होगी, एंजाइम की स्पीड भी बढ़ेगी। अब आपने याद रखना है कि हर जो एंजाइम है वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। इट्स मीन कि कोई एंजाइम है वो 30 डिग्री के ऊपर काम करता है, कोई एंजाइम है वो 40 डिग्री के ऊपर काम करता है, कोई एंजाइम वो इससे भी नीचे काम करता है या इससे भी ऊपर काम कर सकता है। जिस तरह कुछ हमारे पास बैक्टीरिया हैं उनमें जो मौजूद एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो 100 टेम्परेचर से भी ऊपर काम करते हैं। इट्स मीन दैट कि हर एंजाइम का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वो जाकर क्या करता है, काम करता है। तो इस वजह से जैसे ही अगर टेम्परेचर 0 के ऊपर मौजूद है, आप टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करेंगे तो आपने याद रखना है कि वैसे वैसे एंजाइम की स्पीड भी इंक्रीज होती जाएगी, मगर ये स्पीड एक खास रेंज तक बढ़ेगी। अब जब उस रेंज के ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाएगा तो एंजाइम की स्पीड मैक्सिमम होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल वो रेंज आपके पास एक एंजाइम के लिए 40 डिग्री है तो आपने टेम्परेचर को 0 से इंक्रीज किया, उसको इंक्रीज करते करते 40 डिग्री के ऊपर ले आए, तो आपने याद रखना है कि जब वो 40 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा तो एंजाइम की स्पीड क्या होगी, एंजाइम की स्पीड आपके पास मैक्सिमम होगी, एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर काम करेगा। मगर आपने याद रखना है कि अब अगर आप टेम्परेचर को 40 डिग्री से नीचे ले आते हैं या 40 डिग्री से आगे ले आते हैं तो आपने याद रखना है कि अब एंजाइम की रफ्तार बढ़ेगी नहीं बल्कि एंजाइम की रफ्तार क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। चाहे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं चाहे आप टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो इट्स मीन कि हर एंजाइम के लिए एक खास रेंज होती है टेम्परेचर की जहां पर वो जाकर मैक्सिमम तरीके से क्या करता है, मैक्सिमम तरीके से मैक्सिमम रेट के ऊपर जाकर वर्क करता है। तो ऐसे टेम्परेचर को जहां पर कोई भी एंजाइम जाकर मैक्सिमम रेट के ऊपर वर्क करता है, मैक्सिमम स्पीड के साथ वर्क करता है, ऐसे टेम्परेचर को आपने याद रखना है। आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। वो टेम्परेचर, मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन बता देता हूं, वो स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम जाकर क्या करता है, अपने मैक्सिमम रेट के ऊपर जाकर वर्क करता है,
ऐसे टेम्परेचर को आप लोग नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, या ऐसे इन्वायरमेंट को जहां पर कोई एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर वर्क कर रहा है उसे ऑप्टिमम इन्वायरमेंट का नाम भी दिया जा सकता है। तो इसकी उसने नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, द टेम्परेचर एट विच एंजाइम रेट इज मैक्सिमम, के वो टेम्परेचर, तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है कि 40 डिग्री हो सकता है, किसी एंजाइम का इससे ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि हर एक एंजाइम का डिफरेंट ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो मैंने आपको एग्जांपल समझाई है 40 डिग्री से कि कोई एंजाइम है वो 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर मैक्सिमम तरीके से वर्क करता है। तो आप लोग क्या करें, 0 से टेम्परेचर को इंक्रीज करना शुरू करें 40 डिग्री तक। तो आपने याद रखना है कि जब टेम्परेचर 40 डिग्री के ऊपर पहुंचेगा तो एंजाइम का रेट क्या होगा, एंजाइम का रेट मैक्सिमम होगा। अब अगर टेम्परेचर इससे कम या ज्यादा होता है तो आपने याद रखना है कि फिर एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर काम नहीं करेगा, बल्कि उसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर काम करता है उसको आप लोग ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अब इस एक खास रेंज होती है, फॉर एग्जांपल एक 50 खास रेंज है टेम्परेचर की। अब अगर टेम्परेचर 50 तक आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएं, एंजाइम की स्पीड रेट बढ़ेगा। अब आप लोग क्या करते हैं, इस रेंज से अगर मजीद टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि जो एंजाइम्स है ना वो एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर होने से क्या मुराद है कि वो एंजाइम ब्रेक हो जाते हैं, उनकी जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाती है। तो इस वजह से अगर आप लोग मैक्सिमम से भी ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर हो जाती हैं। एंजाइम जो हैं उनमें डीनेचरेशन हो जाती है, उनकी जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाती है। तो आपने याद रखना है कि जब भी किसी एंजाइम की स्ट्रक्चर ब्रेक होती है तो तब वो वर्क नहीं कर पाता, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से जब भी एंजाइम वर्क करें तो हमने याद रखना है कि उनके लिए एक जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो एडजस्ट कर देना है ताकि वो एंजाइम अच्छे तरीके से क्या कर सकें, वर्क कर सकें। अब दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट का मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी बताया था जब हम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे एंजाइम को कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट एक ऐसी, इसको आप लोग रिएक्टेंट का नाम भी देते हैं, ऐसी चीज जिसके ऊपर एंजाइम जाकर एक्ट करते हैं उसको आप लोग सबस्ट्रेट कहते हैं। मैंने रिएक्शन के जरिए समझाया था आपको कि Na है प्लस Cl है, तो इनके ऊपर एंजाइम आकर वर्क करेगा और इनको चेंज कर देगा किस चीज के अंदर, इनको चेंज कर देगा NaCl के अंदर। तो आपने याद रखना है कि ये Na और Cl जो है ये सबस्ट्रेट है, इनके ऊपर एंजाइम क्या करेगा, इनके ऊपर जाकर एंजाइम वर्क करेगा। और जिन चीजों के ऊपर एंजाइम वर्क करता है उनको आप लोग नाम देते हैं सबस्ट्रेट का। और याद आपने रखना है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का भी, सबस्ट्रेट की मिकदार का भी एंजाइम की रिएक्शन के ऊपर असर होता है। अब आप लोग क्या करें, एक साइड एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट कर दें और दूसरी साइड आप लोग सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं। बात को समझना है, मैं कह रहा हूं कि एंजाइम की रफ्तार को आप कंसंट्रेशन को लिमिटेड कर दें और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते जाएं तो होगा क्या कि एक टाइम ऐसा आता है कि एंजाइम की रफ्तार बढ़ेगी, मगर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब एंजाइम की एक्टिव साइड जो है वो सैचुरेटेड हो जाएगी तो क्या करेगा एंजाइम, क्या एंजाइम की जो स्पीड है वो बढ़ने की बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। इट्स मीन कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन का भी इसके ऊपर असर होता है। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी एक खास तरीके से बढ़ाया जाता है, ये नहीं कि एंजाइम कांस्टेंट रखें और सबस्ट्रेट को आप लोग बढ़ाते जाएं, तो इससे भी जो एंजाइम की रफ्तार है वो बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसके बाद आप लोगों के पास पीएच आ जाती है। जिस तरह मैंने आपको टेम्परेचर का बताया था कि टेम्परेचर जो है वो ऑप्टिमम होना चाहिए तो एंजाइम मैक्सिमम रेट के ऊपर काम करेगा, तो इसी तरह पीएच भी आपके पास ऑप्टिमम होनी चाहिए। और हर एंजाइम की पीएच भी एक स्पेसिफिक होती है, जब उसको वो स्पेसिफिक पीएच मिलती है तो वो एंजाइम जाकर क्या करता है, वर्क करता है। तो ऐसी पीएच जिसके ऊपर एंजाइम का रेट मैक्सिमम होता है उसको आप लोग नाम देते हैं किस चीज का, ऑप्टिमम पीएच का। और स्लाइटली चेंज इन पीएच, पीएच के अंदर थोड़ा सा भी चेंज क्या कर देता है, एंजाइम की जो रफ्तार है उसको कम कर देता है या एंजाइम को मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर देता है। तो एंजाइम की दो एग्जांपल भी उसने दी हैं, एक पेप्सिन एंजाइम की एग्जांपल दी उसने और दूसरा ट्रिप्सिन एंजाइम की उसने एंजाइम की एग्जांपल दी है। तो जो पेप्सिन एंजाइम है आपने याद रखना है कि ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। तो जब इसको एसिडिक मीडियम मिलेगा तो ये सही तरीके से वर्क करेगा,
अगर इसको एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। दूसरा आपके पास ट्रिप्सिन है, ये अल्कलाइन मीडियम में काम करता है। अब इसको अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो ये वर्क करेगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में इसकी ऑप्टिमम पीएच होती है, तो इसे अल्कलाइन मीडियम मिलेगा तो ये सही तरीके से वर्क करेगा। अगर इसे अल्कलाइन मीडियम नहीं मिलेगा तो ये सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो ये आज आपका सवाल था जिसमें हमने फैक्टर्स को डिस्कस किया जो एंजाइम की रफ्तार के ऊपर असर करते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये टॉपिक, इसमें से बहुत सारे शॉर्ट भी बनते हैं और ये लॉन्ग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है और इसमें जो आपको होमवर्क और लर्निंग असाइनमेंट दी गई है वो अपनी होमवर्क आपने अपनी कॉपीज के ऊपर करना है और जो लर्निंग असाइनमेंट है उसको आपने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।